कक्षा 10 हिंदी विषय। आज हम न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो आपके पुराने पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, 30% कम किया गया है उसके बारे में। क्योंकि काफ़ी बच्चे ये प्रश्न कर रहे थे कि मैम कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। काफ़ी कंफ्यूज बच्चे थे, तो उन लोग का दुविधा दूर करने के लिए हम सोचे कि उन्हें एक वीडियो ही बना दें ताकि हमारे बच्चे इस वीडियो को देख करके उन लोग के मन में जो भी दुविधा है वो क्लियर हो जाए, अर्थात दूर हो जाए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत अर्थात नीचे 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात नीचे बताया गया है कि कौन कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गद्य में देख लीजिए, क्या लिखूं परदूम लाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये किसका है? जयप्रकाश भारती जी का है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ नीचे काव्य में, यानी कि कविता में क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि जितना भी यहाँ दे रहा है तो उस कवि का जो और भी शीर्षक है उसको नहीं पढ़ना है। बस जो शीर्षक यहाँ दर्शाया जा रहा है, यानी जो पाठ यहाँ दर्शाया जा रहा है, बस उस पर आप ध्यान दीजिए, यानी कि बस वही नहीं पढ़ना है। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सुमित्रा नंदन पंत जी का जो एक शीर्षक है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी का है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। माखन लाल चतुर्वेदी जी का है जवानी शीर्षक, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जी का पाठ है नदी, इसको भी नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी जी का युवा जंगल, इसको भी नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए संस्कृत में कौन कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है। तो संस्कृत में 2 पाठ को हटा दिया गया है, केन किम वर्धते और दूसरा अन्योक्ति विलासः। ठीक है, अब आ जाइए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या नहीं पढ़ना है। समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है, और बाकी जो समास है उसको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये मत समझ लीजिए कि समास पढ़ना ही नहीं है, उस समास से सिर्फ 2 ही समास को हटाया गया है। संधि में अब वृद्धि संधि को हटाया गया, बाकी जो आपका गुण संधि है उसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए सर्वनाम शब्द जो होता है उसमें तद शब्द नहीं पढ़ना है, युष्मत शब्द नहीं पढ़ना है। ठीक है, धातु रूप में देखिए दृश्य धातु का नहीं पढ़ना है, पक्ष धातु का नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? अब तक क्या आप देखे हैं कि जो आपको नहीं पढ़ना है, अब आप देखेंगे जो आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। निम्नवत तथा नीचे दिया गया है। उपर्युक्त यानी कि ऊपर के अनुसार हम जो पाठ्यक्रम देखे हैं उसी का जो बचा हुआ हिस्सा है, अर्थात जो 30% कम करने के बाद रखा गया है उसको आप नीचे देखिए, निम्नवत अर्थात नीचे दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपके कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम में आएगा नंबर भी दर्शाया गया है, इस यहाँ पर ये भी समझते चलिए। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो ये आप तो जानते ही हैं कि 30 नंबर का विद्यालय मूल्यांकन के रूप में करता है, अर्थात 30 नंबर जो होता है विद्यालय देता है, विद्यालय मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो देखिए पहले के क में देखिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। आप देखे होंगे हिंदी गद्य के विकास में ढेर सारा उसमें आपको टॉपिक मिलेगा, तो उस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है बस उस पर ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना। उस संक्षिप्त परिचय में क्या क्या पढ़ना है? एक शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्ल युग पढ़ना है और एक शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। ठीक है, ख में क्या कह रहा है? हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़िए। क में देखे हैं गद्य में शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। अब नीचे आपको रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है। ठीक है,
अब ये सब देख लीजिए आप, 55 नंबर का है। फिर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी कि अब गद्य में देखिए कि कैसे उसमें प्रश्न बनते हैं। तो पहले आप संदर्भ लिखेंगे, जैसे 4 या 5 लाइन का पंक्ति दे देगा, कहेगा इसका संदर्भ लिखिए। फिर कहेगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न कर देगा कि इस तथ्यपरक प्रश्न पर उसका आंसर लिखिए। अर्थात 3-4 प्रश्न दे देगा, उसी के अनुसार आपको उसका आंसर लिखना होगा। जो पंक्ति दिया रहेगा उसी में ढूंढ कर ही उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। तीसरा में काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी कि काव्य के अंतर्गत आपको कैसे प्रश्न मिलेंगे। तो उसमें ऐसे कविता दे देगा 8 लाइन या 4 लाइन, कहेगा उसका संदर्भ लिखिए, उसकी व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य लिखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि काव्य सौंदर्य, ये तो मैम बताई नहीं है। तो काव्य सौंदर्य किसको कहते हैं? सिंपल सी बात आप समझिए कि काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि उसमें रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, कवि क्या कहना चाहते हैं, बस यही 3-4 टॉपिक लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए आगे चौथा, इसमें क्या कहा गया है? संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो जैसे आपको 5 लाइन 8 लाइन ऐसे आपको दे देगा गद्यांश और कहेगा कि उसका संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए, हिंदी में अनुवाद लिखिए। ठीक है, अब ऐसे ही सेम पद्यांश का भी रहेगा। पद्यांश अर्थात श्लोक, श्लोक का आपको उसका अर्थ अर्थात अनुवाद लिखना होगा। अब 5वें में देखिए क्या कह रहा है कि निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। हम आपको बता रहे थे ना कि यहाँ पर कैसे लिखा है था जीवन परिचय। जीवन परिचय में कुछ बातें मुख्य होती हैं जो सभी बच्चे उस पर ध्यान दें। कि पहले तो जन्म तिथि, फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसी हुई, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उस रचनाओं में आप टॉपिक डालेंगे, कहानी कितना लिखें, निबंध कितना लिखे हैं, और उपन्यास कितना है, नाटक कितना है, एकांकी कितना है, मतलब जितना भी वो रचना किए हैं आपको क्रम से टॉपिक डाल डाल कर लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया कि किस कवि का या किस लेखक आपको जीवन परिचय लिखना है। वो तो आपके एग्ज़ाम में देगा, तब आप समझ जाएंगे कि किसका लिखना है। ठीक है, अब यहाँ 6वें पर आ जाइए। कह रहा है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों को कंठस्थ करके एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि आपको किसी 2 पाठ से श्लोक को तैयार करना है। कि यदि संयोगवश किसी एक पाठ का दे दे श्लोक एग्ज़ाम में, तो आप किसी अन्य लेसन का याद किए रहेंगे तो आराम से लिख लेंगे। इसलिए 2 पाठ से 1 मिनट 2 पाठ से याद किए रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा है 6वें के दूसरे प्रश्न में देखिए, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर भी संस्कृत में दीजिए। तो ये भी आपको करना है कि संस्कृत में उत्तर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 7वें प्रश्न को देखिए, ये कह रहा है काव्यगत सौंदर्य के तत्व, यानी कि काव्य की शोभा कैसे बढ़ती है, उसके कितने तत्व होते हैं उसके बारे में कह रहा है। 3 तत्व होते हैं, रस छंद अलंकार। तो रस में आपको क्या क्या पढ़ना है? हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है। इन दोनों रसों का आपको परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखना है, और कैसे इन रसों को पहचानते हैं उसका पहचान लिखना है। सेम वही वैसे ही आप नीचे देखिए, अर्थालंकार आपको पढ़ना है, फिर उपमा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है। अर्थालंकार के अंतर्गत ही ये तीनों अलंकार आते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब छंद में क्या पढ़ना है? सोरठा पढ़ना है, रोला पढ़ना है। इन दोनों छंदों का लक्षण लिखना है, उदाहरण लिखना है, और कैसे पहचाना जाता है वो बताएंगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 8वें में कह रहा है कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, यानी कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना के कितने तत्व हैं उसको बताया है।
तो उपसर्ग में आप कौन कौन सा उपसर्ग पढ़ेंगे? अ उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अप है, अनु है, उप है, सह है, नीर है, अभि है, परि है, सु है। इतना उपसर्ग है। ठीक है। फिर प्रत्यय में आई प्रत्यय पढ़ना है, त्व प्रत्यय पढ़ना है, ता है, पन है, वा है, हट है, वट है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब तक आप देख रहे थे ना पीछे की जो आपको नहीं पढ़ना है समास में। अब देखिए यहाँ दो समास दिया है, द्वंद्व समास पढ़ना है और द्विगु समास पढ़ना है। फिर तत्सम शब्द भी पढ़ना है, तद्भव तत्सम आप जानते ही हैं। जैसे रात्रि तत्सम हो गया और रात उसका तद्भव हो गया, पर्यायवाची तो जानते ही हैं आप। फिर आगे बढ़िए, संस्कृत व्याकरण में क्या क्या आपको पढ़ना है? संस्कृत व्याकरण में संधि में यड़ संधि पढ़ना है, और वृद्धि संधि आप देखे हैं, नहीं पढ़ना था आपको। तो यड़ में उसका उदाहरण लिखेंगे, उसका परिभाषा लिखेंगे, पहचानने का तरीका बताएंगे, कैसे पहचाना जाता है। ठीक है। फिर ख में देखिए, शब्द रूप में सभी विभक्तियों वचनों में कौन कौन सा? फल, मति, मधु, नदी। इन 4 शब्द रूपों का आपको सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में तैयार करना है, अर्थात याद करना है। क्लियर हुआ? फिर गौ में देखिए, धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार। इन 5 लकारों में आपको 2 धातु रूप तैयार करना है, एक पट धातु, एक हस्त धातु। पठति पठतः वाला, हसति हसता, ऐसे रूप चलता है। ठीक है। फिर कह रहा है, हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद हम सिखाएंगे आपको, कैसे संस्कृत में अनुवाद लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 10वीं में क्या कह रहा है? निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय। यानी कि इतना टॉपिक दिया है, आपको निबंध तैयार करना है। आर्थिक समस्याओं पर, या जनसंख्या वृद्धि पर, या स्वास्थ्य शिक्षा पर, या पर्यावरण पर, या यातायात के नियम पर। ठीक है, ऐसे आपको तैयार करना है। फिर आ जाइए, यहाँ कह रहा है 11 प्रश्न में कि खंड काव्य संक्षिप्त कथा वस्तु घटनाएं चरित्र चित्रण। अब आप ये सोच रहे होंगे खंड काव्य क्या है? तो खंड काव्य आपके किताब में दिया है, उसमें आप कथा वस्तु, कथा वस्तु का मतलब तो सारांश, और जो मुख्य पात्र है यानी नायक या नायिका, उसका आपको चरित्र चित्रण लिखना है। हाँ, खंड काव्य के बारे में थोड़ा समझ ही लीजिए, सही रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। खंड काव्य में देखिए, अलग अलग जिला का, अलग अलग राज्य का अलग अलग टॉपिक रहता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में अर्थात गोरखपुर ज़िला में मातृभूमि के लिए पढ़ना है। आप लोग के सिलेबस में है मातृभूमि के लिए। अब उसमें नायक कौन है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो चरित्र चित्रण चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लिखना होगा। कथा वस्तु यानी कि उसका संक्षिप्त वर्णन करना होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, यहाँ पर नियम दिया है आंतरिक मूल्यांकन का, तो 2-2 माह का कर दिया है कि एक आपका पहला जो होगा वो 10 नंबर का भाषण, विवाद, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि, और द्वितीय वो भी 10 नंबर का होगा, व्याकरण संबंधी होगा। और तृतीय वो भी आपका हो जाएगा अंक सृजनात्मक, जैसे निबंध लिखेंगे या नाटक लिखेंगे या कहानी, कविता और पठित जो भी है, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, ये तो आपका प्रोजेक्ट कार्य है, आंतरिक मूल्यांकन। इस पर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को लेकर के। अब नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है? निर्धारित पाठ्य वस्तु, उसी चीज़ को फिर यहाँ दोहरा रहा है कि कौन कौन सा आपका गद्य में, कौन सा पद में पढ़ना है। तो गद्य में मित्रता पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ममता पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का है। और भारतीय संस्कृति पढ़ना है, जो राजेंद्र प्रसाद जी का है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। फिर अजंता पढ़ना है, भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये आपको 4 पाठ पढ़ना है। अब काव्य में देख लीजिए, काव्य में सूरदास जी को पढ़ना है, सूरदास जी के पद को पढ़ना है। तुलसीदास, जो उनका टॉपिक है धनुष भंग,
वन पथ पर। रसखान जी का सवा एक कविता बिहारी लाल जी का है। भक्ति पद राम नरेश त्रिपाठी जी का है, स्वदेश प्रेम। और मैथिली शरण गुप्त जी का है, भारत माता का मंदिर यह। महादेवी वर्मा जी का है, हिमालय से। सुमित्रा नंदन पंत जी का है, चींटी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी जी का है, भाषा एकमात्र अनंत है। श्याम नारायण पांडे जी का है, हल्दी घाटी। ये सब क्या है? कविता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ कहा है कि संस्कृत हेतु, यानी संस्कृत हेतु माने होता है के लिए, संस्कृत के लिए कौन कौन सा पाठ आपको पढ़ना है? तो वाराणसी पाठ पढ़ना है, देशभक्त, चंद्रशेखर, छांदोग्योपनिषद, षष्ठोध्याय, भारतीया संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरूढ़ि श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणि। ये आपका सिलेबस है। और आगे देखते हैं। हाँ देखिए, आ गया इधर। आप खंड काव्य के बारे में उधर हम चर्चा किए हैं, यहाँ दिया है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जिला भी दे दिया है। मुक्ति मातृभूमि के लिए यहाँ दिया है आधुनिक प्रकाशन गृह, दारागंज, प्रयागराज, गोरखपुर, ये सब नाम दिया है। ठीक है, तो आपको यही छठा पढ़ना है, आपके सिलेबस में छठा है। बस हो गया आपका, यही है सिलेबस।